हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 12th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10th चैप्टर दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हेलो एल्केन्स आर दी कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स। मतलब कि अगर हम किसी भी एल्केन से एक या एक से ज़्यादा एच हटाकर उसकी जगह हेलोजन लगा दें तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। तो हेलोजन्स क्या होते हैं, सबको पता है। हेलोजन्स का मतलब होता है FCl, Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने सबसे सिंपल एल्केन लिया मीथेन, तो उसका फॉर्मूला होता है CH4। अब हम इसमें से एक H हटा देते हैं और उसकी जगह कोई एक हेलोजन लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोमीन। तो जब हम CH4 में से एक H हटाएंगे तो वो हो जाएगा CH3 और H की जगह हमने लगा दिया Br। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे हम कहेंगे हेलो एल्केन। तो इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH3CH2Cl, CH2Br2, यहाँ पे हमने 2 H हटाए हैं और 2 Br लगा दिए। इस तरह से बहुत सारे हेलो एल्केन पॉसिबल है। अब हम समझते हैं कि अब हम जान लेते हैं कि हेलो एरीन क्या होते हैं। जब हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से एक या एक से ज़्यादा H हटा देते हैं और उसकी जगह हम हेलोजन रिप्लेस कर देते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं हेलो एरीन। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एरीन्स। अब फ़िलहाल हमारे सिलेबस में जो एरीन्स हैं वो मेनली बेंजीन होगा या कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा। तो अगर हम बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का H हटाकर उसकी जगह हेलोजन लगा रहे हैं तो उससे बनने वाला कंपाउंड होगा हेलो एरीन। तो हेलो एरीन्स का एक जनरल फार्मूला जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वो ये है, बेंजीन रिंग और उस पर हमने कोई हेलोजन लगा दिया जिसको हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि ये है बेंजीन। अब हम सब जानते हैं कि बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो हम एक हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। हमने मान लीजिए इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो इससे बेंजीन रिंग पर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो इसकी जगह हम अगर हेलोजन लगा दें तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे हेलो एरीन। तो जैसे हेलो एल्केन्स थे, हेलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है RX, R रिप्रेजेंट्स एनी एल्काइल ग्रुप। उसी तरह से हेलो एरीन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम कहते हैं ARX। AR क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, जैसे कि बेंजीन रिंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो अगर हम किसी भी हेलो कंपाउंड में देखें तो जो कार्बन हेलोजन से अटैच्ड होगा उस कार्बन को हम कहते हैं फंक्शनल कार्बन। फंक्शनल कार्बन। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें तो क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में हेलोजन्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हेलोजन्स की तरफ शिफ्टेड रहेंगे और इस वजह से ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, जिसमें हेलोजन्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कार्बन पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, इस बॉन्ड को तोड़ना रिलेटिवली ईजी होता है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जब हम कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हेलोजन की साइज़ प्रोग्रेसिवली बढ़ती जा रही है
तो इनके बीच का बॉन्ड और ज़्यादा पोलर होगा और ज़्यादा वीक होगा, जिसकी वजह से हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि CI बॉन्ड हम सबसे ईजीली ब्रेक कर सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑर्डर हमने यहाँ लिखा है, दिस ऑर्डर इज़ ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, हायर देन हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हमने एक जगह ले लिया CH4 और एक जगह ले लिया CH3Cl। तो CH4 हाइड्रोकार्बन है और CH3Cl हमारा हेलो एल्केन है, तो हमेशा हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे हेलो एल्केन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है पोलैरिटी की वजह से, जबकि हमारे हाइड्रोकार्बन्स में वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। अब जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स हेलो एल्केन्स में होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। CH3Br में एक ही कार्बन है और CH3CH2Br में 2 कार्बन है। तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग नहीं है, जैसे इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और इसमें एक ब्रांच आ गई है, तो ब्रांचिंग की वजह से क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा, यानी कि इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेस विथ साइज एंड नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, बट एक में हेलोजन की साइज़ छोटी है और दूसरे में हेलोजन की साइज़ बड़ी है, तो ऐसे में जहाँ हेलोजन साइज़ में बड़ा होगा, जैसे कि इस कंपाउंड में Br इज़ बिगर देन क्लोरीन, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर मान लीजिए 2 कंपाउंड्स हैं, दोनों में हेलोजन्स सेम है बट हेलोजन्स का नंबर वेरी कर रहा है, तो जिस कंपाउंड में हेलोजन का नंबर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। जैसे कि इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही Br है, जबकि इस कंपाउंड में यहाँ पर 2 Br हैं, इसीलिए इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लास्ट जो पॉइंट है वो स्पेशली डायहेलोबेंजीन के लिए। डायहेलोबेंजीन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही बेंजीन रिंग पर 2 हेलोजन एटम्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे डायहेलोबेंजीन्स के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पहला आइसोमर जिसमें दोनों हेलोजन मेटा पोजीशन पे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरा ऑर्थो एंड तीसरा पैरा। ये आपने पिछले साल, ये आपने प्रीवियस ईयर स्टडी किया है। तो जब हम इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग आपस में इक्वल होते हैं, बहुत पास होते हैं, लेकिन जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पैरा आइसोमर को देखेंगे तो पैरा आइसोमर इन सब में सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा अच्छे से फिट हो सकते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जबकि सेकंड नंबर पे ऑर्थो आएगा और सबसे कम मेटा का होगा। हालांकि ऑर्थो और मेटा के मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में भी 3 पॉइंट्स हमें याद रखना है कि डेंसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे तो भी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर हेलोजन का एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो ऐसे केस में भी डेंसिटी बढ़ेगी। तो पहले का एग्जाम्पल है, इसमें देखिए 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर 1 ही क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्योंकि यहाँ क्लोरीन ज़्यादा है इसलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा होगी। तीसरे एग्जाम्पल में एक जगह क्लोरीन है, दूसरी जगह ब्रोमीन है, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है इसलिए इस कंपाउंड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हम याद रखेंगे। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये पॉइंट्स जनरली गिव रीजंस या एक्सप्लेन वाई के फॉर्म में आते हैं। तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। तो अब इसका रीज़न क्या है? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, whereas less energy is released during the formation of new attractions between haloalkane and water। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, अभी मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है। उसी तरह से हम सब जानते हैं कि वाटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। उसी तरह से वाटर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि H जो है और वो पार्शियली पॉजिटिव होता है और जो O है वो पार्शियली नेगेटिव होता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जब भी हमें हेलोएल्केन्स को वाटर में डिसॉल्व करना है तो हमें इन दोनों तरह के बॉन्ड्स को पहले ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी होती है, यानी कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर हमने एनर्जी दे भी दी, उसके बाद जो नए इंटरेक्शन है वो हेलोएल्केन और वाटर में क्रिएट होंगे, और ये जो नए इंटरेक्शन है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने हमने पहले यहाँ पर ब्रेक किए थे। इसीलिए जितनी एनर्जी हमने अप्लाई की या हमें रिक्वायर्ड थी उससे कम एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब भी ऐसा हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा है और रिलीज़ कम हो रही हो तो वो प्रोसेस आसानी से रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे हेलोएल्केन्स वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हेलोएल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली अगर हेलोएल्केन्स वाटर में सॉल्युबल कम है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस और ओरिजिनल इंटरेक्शंस होते हैं हेलोएल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, वो और जो नए इंटरेक्शंस बनेंगे उन दोनों की स्ट्रेंथ लगभग सेम होती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और कम रिलीज़ हो रही है, जितनी हम दे रहे हैं लगभग उतनी ही रिलीज़ हो रही है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही हेलोएल्केन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो ये टॉपिक्स हमने स्टडी किए उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो पहला है ब्रोमोमीथेन। तो ब्रोमोमीथेन का फॉर्मूला होगा CH3Br। फिर है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, वैसे ब्रोमोफॉर्म CHBr3।
थर्ड है क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन होगा CH3Cl। और लास्ट डाईब्रोमोमीथेन, डाईब्रोमोमीथेन का मतलब है जिसमें 2 Br होंगे। अब हमें इन 4 कंपाउंड्स को इनके इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कार्बन का नंबर सब में सेम है, तो अब हम हेलोजन को देखेंगे। इन 3 कंपाउंड्स में ब्रोमीन है जबकि एक में Cl है, तो Cl की साइज़ क्योंकि सबसे छोटी है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl का होगा। फिर जिसमें एक ब्रोमीन है उसका होगा, फिर जिसमें 2 ब्रोमीन है उसका होगा, और लास्ट में जिसमें 3 ब्रोमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसका आंसर है। अब सेकंड देखते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला होगा CH3CH2CH2Cl। 3 कार्बन है इसमें। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में क्या होगा कि 3 कार्बन होंगे लेकिन क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे लगा होगा, आइसो का मतलब। और लास्ट 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब है कि इसमें 4 कार्बन होंगे और क्लोरीन होगा। तो अब इन तीनों को हमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले तो हम ये देख सकते हैं कि पहले 2 कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, तो पहले हम इनको कंपेयर करते हैं। अब एक में ब्रांचिंग नहीं है और एक में ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज होता है, इसलिए इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। तो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहले हम इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एन का मतलब होता है कि यहाँ पर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन होना चाहिए और उसमें ब्रोमीन लगा है। और टर्ट ब्यूटाइल का मतलब है जिसमें एक ही कार्बन 3 कार्बन से लगा है और उससे फिर ब्रोमीन लगा है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है पहले वाले कंपाउंड में, जबकि इसमें डबल ब्रांचिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग की वजह से कम होना चाहिए और इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके आंसर में ब्रांचिंग वाला पॉइंट आएगा। सेकेंड है एल्काइल हैलाइड्स 2 पोलर आर इममिसिबल विद वाटर। तो ये अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था, इसका आंसर ये रहा कि वो इममिसिबल मतलब कि सॉल्युबल क्यों नहीं है। तो एज इट इज़ आप रीज़न लिख सकते हैं। थर्ड, हेलो एल्केन्स इजीली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो फिर से सॉल्युबिलिटी का ही जो सेकेंड पॉइंट था कि हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये इसका आंसर होगा। और लास्ट है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके आंसर में सिमेट्री वाला पॉइंट आएगा जिसकी वजह से पैरा आइसोमर के मॉलिक्यूल्स उसके क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा अच्छे से फिट हो सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको सबको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।